हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मनी एंड बैंकिंग या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स किस हिसाब से अपने डिपॉजिट्स को मैनेज करते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक होने वाला है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से आपका ये अटैम्प्ट किया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। हर एक क्वेश्चन को जब भी आप शुरू कर रहे हो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है। डिपॉजिट्स फॉर्म द कोर फाउंडेशन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक्स ऑपरेशन। किसी भी कमर्शियल बैंक ने कोई भी काम करना है तो विदाउट डिपॉजिट्स तो हो ही नहीं पाएगा ना। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स प्राइमरीली ऑपरेट ऑन अ फ्रैक्शनल reserve system wherein they accept deposits from the public and use a portion of these funds to extend loans and advances। जो इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम चलता है वो इस हिसाब से चलता है कि जो भी लोग पैसा जमा करवाएंगे उसका कुछ पोर्शन वो आगे लोन एंड एडवांसेस दे देगा और बाकी पोर्शन वो अपने पास रखेगा, सारा का सारा लोन नहीं दे पाएगा। ठीक है, ऐसे आरबीआई के रूल्स हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स होना चाहिए कि जो डिपॉजिट्स है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए ताकि बैंकों के कोई लिक्विडिटी क्राइसिस भी ना आ जाए और बैंक प्रॉफिटेबल भी रहें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिपॉजिट्स रेफर्स टू फंड्स placed by individuals, businesses and governments into banking institutions for safe keeping and interest earning। तो डिपॉजिट्स वो पैसा है जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स बैंक के पास रखती हैं ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ जाए और उनका पैसा सेव रहे। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स टू कैरी आउट देयर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये जो डिपॉजिट्स हैं इन्हीं के थ्रू जो बैंक्स हैं वो अपनी लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है डिपॉजिट्स के? डिपॉजिट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर बैंक्स। बैंक्स के पास जितना भी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, जो पैसा आएगा ही नहीं, डिपॉजिट ही नहीं होएगा तो वो काम कैसे करेंगे? तो इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, डिटर्मिन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। जिस बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स आएंगे उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपको वो देखनी है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स। तो बैंक्स की कितनी सॉल्वेंसी होगी और कितनी लिक्विडिटी होगी उसको भी अच्छे तरीके से असर डालता है कि उसके पास डिपॉजिट्स कितने हैं। इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसी का कितना इम्प्लीमेंटेशन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हो सकता है वो भी डिपॉजिट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। हेल्प बैंक्स टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू इंटरेस्ट स्प्रेड, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट पेड। तो वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और वही पैसे को आगे लोन में देते हैं और लोन जिसको दिया उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो भी अपना प्रॉफिट है जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज़ अ की फंक्शन ऑफ बैंक्स एंड इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। तो इसमें क्या आ जाता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना कि हमारे पास आके पैसे जमा कराओ। बैंक्स यूज सेवरल स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज देयर डिपॉजिट बेस। बैंक्स कई स्ट्रेटजीज अपनाते हैं अपना डिपॉजिट बेस बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे पहला है ब्रांच एक्सपेंशन। इसमें वो क्या करते हैं, जगह जगह जाके अपनी ब्रांचेस खोलते हैं ताकि लोग आके अपने पैसे जमा कराएं। ओपनिंग ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज टू रीच अनटैपेबल मार्केट्स। तो हर जगह जाके अपने जो हैं वो ब्रांचेस खोलेंगे ताकि उनको पैसे का सोर्स लगा रहे और लोग वहाँ पे जाके अपने अकाउंट खोलें और उनके डिपॉजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, इसमें क्या करते हैं, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स लेके आते हैं ताकि लोग खुद भागे चले आएँ बैंकों के पास अपना पैसा जमा करवाने के लिए। तो बैंक्स ऑफर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स स्पेशली फॉर टाइम डिपॉजिट्स। एफडीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स ये करते हैं, एफडी में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच देके ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स करवा सकें। कस्टमर सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडिंग एफिशिएंट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज या एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स या फिर कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर सर्विस एंड टेक्नोलॉजी को भी दिखा के वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स।
तो जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस टाइप के जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं टू ब्रिंग अनबैंक्ड पॉपुलेशन अंडर द बैंकिंग सिस्टम, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स भी सरकार टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती है ताकि लोग अपने अकाउंट्स खोलें जाके, जो बैंकों को इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग वो भी बैंक में अपना पैसा डालें। मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी की जाती है। एडवर्टाइजिंग सेविंग्स स्कीम्स एंड डिपॉजिट सेफ्टी टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मार्केटिंग या पब्लिसिटी वगैरह मशहूरियाँ की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों से डिपॉजिट करवाया जा सके बैंकों में। ठीक है, अब आ जाता है कि मैनेजमेंट एंड डिपॉजिट्स किस तरीके से होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स किस तरीके से होते हैं, मैनेज कैसे किया जाता है। डिपॉजिट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट फंड, कि किस तरीके से जो पैसा आ रहा है और किस तरीके से जो पैसा जा रहा है लोन्स की फॉर्म में, उसको कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है एंड कंट्रोल करना है। इट एम्स to optimize interest expenses, manage liquidity and meet regularity requirements। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने ऑप्टिमाइज़ किए जाएं कि बैंकों को नुकसान ना हो, और लिक्विडिटी को भी मैनेज करना है कि खड़े पैर बैंक के पास भी लिक्विडिटी होनी चाहिए, और जो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो कहता है उसको भी मानना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डिपॉजिट प्लानिंग। इसमें आ जाता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिपॉजिट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन सीजनल, इकोनॉमिक एंड रीजनल फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को देख के एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे पास फ्यूचर में कितने डिपॉजिट्स होंगे। सेटिंग टारगेट्स फॉर ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज़, तो टारगेट सेट करना कि इसके हिसाब से हमें इतनी ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी और इतने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। इसमें क्या है, एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, आरबीआई पॉलिसी एंड कॉम्पिटिटर एक्शंस। तो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में लगातार एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, ये देखते हुए कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक हमें क्या कह रहा है, और कॉम्पिटिटर के जो एक्शन है वो कहीं हमसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लग गए तो लोग उधर ही ना अट्रैक्ट हो जाएं। तो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। ये भी देखी जाती है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहना चाहिए। ये नहीं कि हम डिपॉजिट करने के ऊपर इतना पैसा खर्च दें और बाद में हमारी कॉस्टिंग इस हिसाब से पड़ रही है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के नहीं आ रही। तो कॉस्ट इफेक्टिव डिपॉजिट्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मेंटेनिंग अ हेल्दी मिक्स ऑफ करंट, सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसको कासा रेशो कहते हैं। तो एक हेल्दी कासा रेशो बैंकों को मेंटेन करनी पड़ती है। ये नहीं कि सारी की सारी एफडीआं खोल दी या सारी की सारी सेविंग अकाउंट खोल दी। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो रेशो है जिसे कासा रेशो कहते हैं वो एक हेल्दी मेंटेन होनी चाहिए। हायर कासा रेशो इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू लो कॉस्ट फंड्स। जितनी कासा रेशो हाई होगी उतना जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएगी और कंपनी जो बैंक है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरिंग दैट इनफ डिपॉजिट्स आर अवेलेबल टू मीट विड्रॉवल डिमांड्स। ये भी तो देखना है ना बैंकों को कि जो रोज़मर्रा के जो विड्रॉवल आ रहे हैं उनको निकलवाने के लिए भी बैंक के पास पैसे होने चाहिए, तो लिक्विडिटी को भी मैनेज करना है। तो इसमें क्या करना होता है, मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एज पर आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई नॉर्म्स या सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से सीआरआर और एसएलआर को भी मेंटेन करना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग रिस्क्स लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क एंड विड्रॉवल रिस्क। ये तीनों के तीनों रिस्क जो हमारे सर पे, जो बैंकों के सर पे तलवार लटक रही है, इन तीनों टाइप के रिस्क से बचना है, रिस्क मैनेज करना है। यूजिंग ALM, that is asset liability management techniques, and to balance the liabilities या डिपॉजिट्स एंड एसेट्स जो कि हमारे बैंकों के लोन होते हैं, इसको मैनेज करने के लिए, इसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ता है। ये क्या टेक्निक है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर यहीं डिस्कस किया तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको CRM कहते हैं। तो मेंटेनिंग अ गुड कस्टमर रिलेशंस टू रिटेन डिपॉजिट्स, के डिपॉजिट्स को रिटेन करने के लिए कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। ऑफरिंग कस्टमाइज्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, लोकेलिटी बेनिफिट्स एंड फास्टर सर्विस, ये सारी चीज़ें देनी ताकि कस्टमर कहीं दूसरे बैंक के पास ना चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस इन डिपॉजिट मैनेजमेंट। डिपॉजिट मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम फिनटेक कंपनीज एंड NBFCs। तो बैंकों को फिनटेक कंपनीज और NBFC से काफ़ी कड़ी टक्कर है, जो ऑनलाइन ही अकाउंट खोल देते हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं। तो उनके साथ बैंकों की काफ़ी टक्कर है, कॉम्पिटिशन तकड़ा है। लो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट अफेक्टिंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चला गया तो टाइम डिपॉजिट या FD पे भी जो है हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और बाकी
लोन्स के ऊपर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो बैंकों की तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे चली जाएगी। नेक्स्ट, चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन लगातार चेंज होती जा रही है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा असरदार है। नेक्स्ट, रूरल एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन स्टिल नॉट फुली इंटीग्रेटेड। जो रूरल पॉपुलेशन है वो अभी भी कई जगह पे देखा जाए तो हर एक के बैंक अकाउंट नहीं खुले हुए, या फिर जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको हमने अभी तक बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए जनधन योजना खोल तो ली है मगर सबका तो खुला नहीं, ठीक है। और अगर खुल भी गया है तो वह ज़ीरो बैलेंस है, वो उसमें पैसे नहीं जमा कराते। मैनेजिंग विड्रॉवल सर्ज ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है तो जो विड्रॉवल्स हैं बैंक से वो बढ़ जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है बैंक्स के लिए। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, रिक्वायरिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो डिपॉजिट्स को मैनेज करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बाय कमर्शियल बैंक्स, जिसमें वो देखते हैं कि भाई मैनेज करने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, उनको लिक्विडिटी भी मेंटेन करें, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है या सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस है वो भी प्रॉपरली फॉलो हों। विद द डायनामिक नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, बैंक्स मस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटेजिक, इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंटरिंग अप्रोचेस टू डिपॉजिट मैनेजमेंट। तो बैंकों को जैसे जैसे इकॉनमी इवॉल्व हो रही है या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रही है, तो नए नए इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके बैंक्स। An efficient deposit management system strengthens a bank's financial health and contributes to the broader goal of economic growth and financial inclusion। तो अगर अच्छा बैंक डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, लोग और ज़्यादा जमा करवाएंगे, और इकोनॉमिक हेल्थ बैंक की अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर पाएंगे। वो लोग जो बैंकों में डर के मारे पैसा नहीं जमा कराते वो भी जमा करवाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।